इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे। ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में इस पे डिस्कशन किया है, उसको यहाँ एक बार रिवाइंड कर देते हैं कि व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग इट प्रोड्यूस फ्लक्स इन द कोर, जो कि पहले भी डिस्कस किया गया। ये वोल्टेज जब प्राइमरी में देते हैं तो ये क्या करता है, कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। यही फ्लक्स क्या है, फ्लोज थ्रू द कोर एंड लिंक विथ द सेकेंडरी वाइंडिंग। ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो हमारा N2 है उससे क्या करता है, ये लिंक करेगा ये फ्लक्स, और इस फ्लक्स के लिंक होने से क्यों ये हमारा सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। द टाइम वेरिंग फ्लक्स, ये फ्लक्स हमारा टाइम वेरिंग है, सो इंड्यूसेस ईएमएफ इन द प्राइमरी एंड इन द सेकेंडरी। द फ्लक्स हैज टू कंपोनेंट, फ्लक्स का दो कंपोनेंट होता है। एक वो फ्लक्स जो दोनों वाइंडिंग में जाता है, उस फ्लक्स को म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं। दूसरा वो फ्लक्स है जो वाइंडिंग में नहीं जा करके वो कहीं और चला जाता है, एयर में चला जाता है, उस फ्लक्स को लीकेज फ्लक्स कहते हैं। यानी कि ये फ्लक्स लीक कर गया, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं गया, तो इसको लीकेज फ्लक्स कहते हैं। लीकेज फ्लक्स विच पासेस थ्रू द वाइंडिंग बट रिटर्न थ्रू द एयर। वाइंडिंग से तो ये जाता है, लेकिन रिटर्न पाथ इसका कहाँ हो जाएगा, एयर में ये चला जाता है, एयर से। और जो वो फ्लक्स जो म्यूचुअल फ्लक्स है वाइंडिंग से होते हुए कोर के अंदर जाता है। The induced EMF in the secondary will cause a current to flow when load is connected. सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF तो प्रोड्यूस हो गया E2, लेकिन ये इसमें करंट तभी फ्लो होगा सेकेंडरी में जब हम सेकेंडरी को क्या करेंगे, लोड से कनेक्ट करेंगे, यानी सर्किट को क्लोज करेंगे। E2 में जब हमारा वोल्टेज E2 है तो उस समय सेकेंडरी साइड में जब हम लोड कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। द प्राइमरी विल कैरी एक्साइटेशन करंट एंड लोड कंपोनेंट ऑफ द करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमरी जो साइड है ट्रांसफार्मर का, जो प्राइमरी साइड हमने देखा है ट्रांसफार्मर में, ये आपका प्राइमरी साइड है ट्रांसफार्मर का। तो इस प्राइमरी साइड में जो ये कोर है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर का, इसको मैंने इस तरह से ये कोर बनाया ट्रांसफार्मर का। तो इस कोर में ये ट्रांसफार्मर का, सपोज कि ये प्राइमरी साइड है आपका, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इस करंट को लिख दिया I1 से। और इधर जो है कि मान लिया सेकेंडरी करंट है हमारा, वो है I2। इधर मान लिया कि ये हमारा I2 करंट फ्लो कर रहा है, ये लोड करंट है। तो इस लोड, ये प्राइमरी साइड का जो करंट है, ये रिस्पॉन्सिबल है दो तरह के करंट देने के लिए। जो यहाँ लिखा है, प्राइमरी विल कैरी एक्साइटेशन करंट। तो एक्साइटेशन करंट मीन्स होता है कि जब ये ट्रांसफार्मर को हम लोड नहीं देते हैं, कोई भी लोड नहीं है, इस पे कोई करंट नहीं, यानी I2 जब हमारा जीरो है, नो लोड मीन्स I2 नहीं है, उस समय भी ये ट्रांसफार्मर कुछ करंट लेता है। यानी कि जब ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं है, उस समय भी ट्रांसफार्मर एक करंट लेता है, जिस ट्रांसफार्मर को, जिस करंट को नो लोड करंट कहते हैं, जिसको I0 से डिनोट किया जाता है। ये नो लोड करंट है। इसका फंक्शन क्या होता है नो लोड करंट का, कि ये क्या करता है ट्रांसफार्मर में, ये एक्साइटेशन प्रोड्यूस कराता है। एक्साइटेशन मींस कि वो फ्लक्स देगा जो इस ट्रांसफार्मर के कोर से पास करेगा। अगर ये फ्लक्स नहीं देगा तो सेकेंडरी में यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो E2 होता है वो नहीं होगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के लिए सेकेंडरी में हमें क्या है कि एक्साइटेशन करंट होना मैंडेटरी है। जब ये हमारा एक्साइटेशन करंट हो गया, एक्साइटेशन करंट है जो कि इस ट्रांसफार्मर के कोर को मैग्नेटाइज कर दिया, जब हमारा सेकेंडरी साइड ओपन है, कोई सेकेंडरी लोड नहीं लगा हुआ, सेकेंडरी करंट नहीं भी जा रहा है, उस समय भी प्राइमरी से ट्रांसफार्मर में कुछ करंट आता है, उस करंट को हम लोग कहते हैं नो लोड करंट या एक्साइटेशन करंट।
अब ये नो लोड करंट है, ये भी नो लोड करंट क्या होता है कि ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक करंट को हम लोग कहते हैं आई म्यू यानी मैग्नेटाइजेशन करंट, और एक पार्ट को कहते हैं आई डब्ल्यू कहते हैं, या आई डब्ल्यू कहते हैं। यानी कि ये दो कंपोनेंट में फिर ये एक्साइटेशन करंट भी दो तरह से पार्ट में जाता है। एक कहते हैं आई म्यू जो कि ये टोटली मैग्नेटाइजेशन में यूज हो जाता है, और ये आई डब्ल्यू है ये कोर में लॉस के फॉर्म में चला जाता है। ये जो कंपोनेंट है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये नो लोड करंट का 95 to 98% होता है। ये जो है 2 to 5% होता है आई डब्ल्यू। ये आई नॉट खुद ही बहुत ही स्मॉल होता है, इसका वैल्यू जो है बहुत कम होता है। ये फुल लोड करंट का जो है कि 2 से 5% तक होता है। मान लीजिए कि फुल लोड करंट सेकेंडरी का 100 एम्पियर है, तो 2 से 5 एम्पियर करंट जो है ये नो लोड करंट ट्रांसफार्मर लेता रहेगा, चाहे आप इधर लोड लगाएं या नहीं लगाएं, ये करंट इतना फ्लो होता रहता है ट्रांसफार्मर में इसके कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए। जब ये कोर मैग्नेटाइज हो जाता है, अब मान लिया आपने इस पे लोड करंट लगा दिया, इस पे लोड लगा दिया, तो अब क्या होगा, प्राइमरी साइड में जो करंट होगा ये I1 नहीं रह करके अब क्या होगा, इसका वैल्यू चेंज कर जाएगा। यानी कि आई नॉट नो लोड करंट तो ये रहेगा ही, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा करंट आ जाएगा जिसको I2 डैश कहते हैं। I2 डैश मीन्स हुआ कि ये सेकेंडरी लोड करंट जिसको हम प्राइमरी साइड में देखते हैं, सीन फ्रॉम प्राइमरी साइड। अगर यहाँ मान लीजिए कि ये 100 एम्पियर है, तो ये प्राइमरी साइड में 100 एम्पियर नहीं होगा, इसका वैल्यू कुछ और होगा। अगर ये 10 एम्पियर है तो इधर चेंज होके इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि इस ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो क्या है। टर्न रेशियो जो कि पहले बताया गया है N1/N2, यानी N1/N2 कितना होगा, इस पे ये I2 का वैल्यू डिपेंड करता है। यानी ये जो करंट है लोड करंट वो आएगा कहां से, तो उसका इफेक्टिव वैल्यू ये प्राइमरी साइड देखेगा ट्रांसफार्मर का, और यही प्राइमरी साइड क्या करेगा, नो लोड करंट यानी एक्साइटेशन करंट तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा करंट जो कि लोड करंट की वजह से हुआ है, ये करंट I2 इज कॉल्ड I2 डैश, एंड I2 डैश इज द सेकेंडरी करंट एज सीन फ्रॉम प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड से कितना इसको हम देखेंगे सेकेंडरी करंट को, ये वो पोर्शन हमारा बताता है। तो ये है हमारा प्राइमरी करंट। नाउ यू सी द वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इन प्राइमरी साइड। वोल्टेज E1 साइन मैग्नीट्यूड आई एम राइटिंग हियर, साइन निगेटिव आई लेफ्ट इट हियर, मैंने यहाँ छोड़ दिया है निगेटिव साइन को। सो E1 जो है ये आपका क्या होगा, फैराडे लॉ से N1d∅dt, और सेकेंडरी में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा ये आपका होगा N2d∅, ये वो फ्लक्स है जो दोनों वाइंडिंग में, ये फ्लक्स वो है जो दोनों वाइंडिंग में प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी में ये लिंक करता है। लिंकेज फ्लक्स है, लीकेज नहीं है, ये लिंकेज है, लिंक करता है। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दें तो V1/V2 इक्वल टू E1/E2, ये प्राइमरी वोल्टेज, ये E1 के क्यों बराबर होता है, क्योंकि इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है वाइंडिंग में, तो वाइंडिंग में रेसिस्टेंस नहीं होने से V1, ये जैसे आपका ये है, ये आपका यहाँ पे ये मान लीजिए ये है ट्रांसफार्मर का कोर है, फिर हम एक बार लिख देते हैं, तो ये वाइंडिंग में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे जो V1 दिया वही E1 यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, ये E1 यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, इसीलिए V1 इक्वल टू E1 लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें वाइंडिंग में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, आइडियल ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सेम वे में V2 को E2 के बराबर लिख देंगे, और इसको हमारा A इज कॉल्ड हियर टर्न रेशियो, जो कि पहले भी हमने आपको बताया है कि टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर का ये होता है। नाउ कंसीडर ए लोड ऑन द सेकेंडरी साइड अप्लाई। अगर सेकेंडरी साइड में जब लोड अप्लाई कर देंगे तो I2 करंट विल फ्लो इन द सेकेंडरी साइड, ड्यू टू दिस करंट सेकेंडरी विल प्रोवाइड एन। अब जैसे ही ये सेकेंडरी में करंट फ्लो हो जाएगा तो हम जानते हैं कि एमएमएफ जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाई करंट होता है, तो ये आपका सेकेंडरी एमएमएफ हो जाएगा। इस एमएमएफ का वही काम है जो
ईएमएफ का काम होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ये क्या करेगा, फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए एमएमएफ यूज होता है। दिस विल इमीडिएटली मेक प्राइमरी करंट टू फ्लो सो दैट काउंटर ईएमएफ N1 I1 इज जनरेटेड। अब क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी लोड होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ I1 का वैल्यू जो भी मैंने डिस्कस किया वो वैल्यू अब क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। I1 ये जनरेट करेगा, कुछ एक्स्ट्रा करंट ये जनरेट करेगा प्राइमरी साइड में। द काउंटर एमएमएफ विल बी अपोजिट सो दैट द सेकेंडरी एमएमएफ दिस विल काउज नेट एमएमएफ टू बी जीरो। नेट एमएमएफ जीरो होने का क्या मतलब है कि जो प्राइमरी साइड का एमएमएफ है माइनस सेकेंडरी साइड का एमएमएफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इस दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो प्राइमरी एमएमएफ इक्वल टू सेकेंडरी एमएमएफ। इस इक्वेशन से हम I1 by I2 इक्वल टू N2 by N1 लिख सकते हैं, और N2 by N1 इज 1 by A, क्योंकि N1 by N2 A होता है तो N2 by N1 A हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 5, और एक और पहला जो हमारा इक्वेशन था जिसको हम E1 by E2 इक्वल टू N1 by N2 कहे हैं, तो उस दोनों, जैसे कि ये हमारा जो इक्वेशन है E1 by E2 इक्वल टू N1 by N2, E1 by E2 E1 by E2 इक्वल टू क्या है, N1 by N2, नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड। इस रिलेशन को और इस रिलेशन को जब यूज करेंगे 5 को, तो हमको एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन आएगा वो हमारा जो है कि क्या हो जाएगा, E1 by E2 इक्वल टू N1 by N2 इक्वल टू I2 by I1। E1 by E2 उस दोनों इक्वेशन के रिलेशन से हमको मिल जाएगा E1 by E2 इक्वल टू I2 by I1 इक्वल टू N1 by N2। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ट्रांसफार्मर के सारे कैलकुलेशंस करने के लिए। सारे कैलकुलेशन मींस एक साइड से दूसरे साइड वोल्टेज को कैसे ट्रांसफर करेंगे, एक साइड से दूसरे साइड करंट को कैसे ट्रांसफर करेंगे, एक साइड से दूसरे साइड रेसिस्टेंस को कैसे ट्रांसफर करेंगे, एक साइड से दूसरे साइड इंपीडेंस को कैसे ट्रांसफर करेंगे। ये सारे रिलेशन इक्वेशन, यही इक्वेशन हमको यूज होगा E1 by E2 इक्वल टू I2 by I1 इक्वल टू N1 by N2। In order to balance the MMF, higher the current in the secondary, higher current will draw from the source primary। अब जो भी सेकेंडरी में हायर करंट होगा वो कहां से आएगा, तो वो प्राइमरी से ड्रॉ करना पड़ेगा। One can write the following relation using equation 3 and 5। So अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, E1 by I1 इक्वल टू हो जाएगा E2 मल्टीप्लाइड बाई I2, या V1 by I1 मल्टीप्लाइड बाई V2 I2। ये रिलेशन हमारा प्राइमरी पावर है, इनपुट इक्वल टू सेकेंडरी पावर आउटपुट। द instantaneous power input to the transformer is equal to instantaneous power output. This is valid because an ideal transformer is lossless. Now you see the relation for power input. What is the power input in AC? The power input is V in equal to V1 I1 cos theta 1. Theta 1 is the phase angle between voltage V1 and current I1. Output is V2 I2 cos theta 2. Again theta 2 is the angle between V2 and I2. So since the transformer is ideal, so theta 1 and theta 2 both will be equal. So we can write this relation that if P input equal to V1 I1 cos theta and P out equal to V2 I2 cos theta 2. So using this relation we can also derive the sum of the relation that is given here. You will see in next slide, that next video, how this relation we can adjust.